नमस्कार दोस्तों, ओके क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं एक बार फिर से दिल्ली पुलिस के लिए 50 इम्पोर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन। 50 के 50 क्वेश्चनों को एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में यहां पर चर्चा की जाएगी। तो शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2020 कुल कितने बच्चों को मिला है। बहुत शानदार क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2020 कितने बच्चों को मिला था? 49 बच्चों को। लेकिन अब आपसे किसका पूछा जाएगा? 2023 का पूछा जाएगा। तो 2023 में कितने बच्चों को मिला है? 11 बच्चों को मिला है। ठीक है, अब 11 में से 6 तो आपके क्या हैं? लड़के हैं, और 5 क्या है? आपकी लड़कियां हैं। ठीक है, तो 2023 में कितने बच्चों को मिला है? 11 बच्चों को मिला है। क्वेश्चन आ जाए कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कौन देता है। तो प्रधानमंत्री शब्द है, इसका मतलब ये मत समझ लेना कि प्रधानमंत्री ये देता है। इन पुरस्कारों को कौन देता है? राष्ट्रपति देते हैं। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू ने इन पुरस्कारों को दिया है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो है राष्ट्रपति देते हैं इनको। 2023 में 11 बच्चों को मिला है, 6 लड़के हैं और 5 लड़कियां हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपने आप में बहुत शानदार है। जून 2020 में जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक यानी कि वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है। तो देखो 2020 की बात हो रही है, भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? 43वां स्थान प्राप्त किया है। 2021 का अगर आपसे पूछ ले, 2021 में जो है 43 रैंक मिली थी। ठीक है, 2021 में। 2022 में कौन सी रैंक मिली? 37 रैंक मिली थी भारत को। और 2023 में जो है कौन सी रैंक मिली है? 40वीं रैंक मिली है। ठीक है, तो 2020 में वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में भारत की रैंक 43 थी, 21 में भी 43 थी, 22 में 37 थी, और 23 में कितनी है? 40 है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, भारत के प्रतिनिधि सभा यानी कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अस्थायी प्रोटेम अध्यक्ष के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो प्रोटेम यानी कि अस्थायी अध्यक्ष के बारे में कौन सा कथन जो है सही है। तो ये जो है अस्थायी सदस्य के बारे में है कि उनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये कथन जो है आपका एकदम सही है। चौथा क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से 10वीं, एक सेकंड, ठीक है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र में 10वीं शताब्दी के अंत में दिद्दा नामक महिला शासक का शासन किया था। ठीक है, किसकी बात हो रही है यहाँ पर? दिद्दा नामक। तो दिद्दा जो महिला शासक है वो कहाँ की थी? कश्मीर की थी। एक आपसे रजिया सुल्तान शासक पूछी जाती है, इसने कहाँ पर राज किया था? दिल्ली में राज किया था। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखें। तो दिद्दा नामक महिला शासक जो है कहाँ की थी? आपकी कश्मीर की थी। ठीक है, कश्मीर से क्वेश्चनों की बात करें तो आपका ट्यूलिप फेस्टिवल एग्जाम में आ सकता है कि बताइए ट्यूलिप फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? कश्मीर में मनाया जाता है। और ट्यूलिप गार्डन भी कहाँ पर है? आपका कश्मीर में स्थित है। तो ट्यूलिप फेस्टिवल और ट्यूलिप गार्डन दोनों कहाँ के हैं? कश्मीर के। कलिंग किस राज्य का प्राचीन नाम था? उड़ीसा का प्राचीन नाम था। इस बात को भी आप नोट कर लीजिए। पांचवा क्वेश्चन आपके सामने बहुत शानदार है। भारत द्वारा 2018 में की गई निम्नलिखित में से किस वन्यजीव की जनगणना, जो अब तक का सबसे बड़ा कैमरा ट्रैप वन्यजीव संरक्षण है, को जुलाई 2020 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया था। तो कौन सा जानवर था वो? बाघ था। अब देखो क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए भारत में वर्तमान में यानी कि अब जो है वर्तमान में कितने बाघ हैं। ठीक है, भारत में वर्तमान में कितने बाघ हैं? तो वो वर्तमान में बाघों की संख्या है कितनी? 3167। ठीक है, कितने बाघों की संख्या कितनी है? 3167 है। छठा क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2020-21 के अनुसार 2020-21 के लिए केंद्र सरकार का विनिवेश लक्ष्य कितना है। तो केंद्र सरकार का देखो 20-21 की बात हो रही है यहाँ पर, तो 20-21 के लिए केंद्र सरकार का विनिवेश लक्ष्य कितना है? 1.20 लाख करोड़। जबकि अगर मैं बात करूँ 2023-24 की, ठीक है, 2023-24 की,
तो 2023-24 की जो आपकी लक्ष्य है वो कितना है, 51,000 करोड़ का। ठीक है, 51,000 करोड़ का, यानी कि इससे आधा है। ठीक है, 2021 में कितना था, 1.20 लाख करोड़ का, जबकि 2023-24 में कितना है, 51,000 करोड़ का। 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे पहले दक्षिण भारत के सैन्य अभियान शुरू किया था? तो कौन सा ऐसा शासक है जिसने दिल्ली का ऐसा कौन सा शासक है जिसने दक्षिण भारत के लिए सैन्य अभियान शुरू किया था? तो वो था आपका अलाउद्दीन खिलजी। इन्होंने जो है दक्षिण भारत के अभियान के लिए किसको भेजा था, मलिक कफूर को भेजा था। ठीक है, किसको भेजा था, मलिक कफूर को भेजा था। ये एग्जाम में पूछा जाता है इस क्वेश्चन को कि अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत की विजय के लिए जो अभियान शुरू किया था उसमें किसको भेजा था, मलिक कफूर को भेजा था। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी, ये क्वेश्चन आ सकता है। और अलाउद्दीन खिलजी ने आपके बाजार नियंत्रण प्रणाली को शुरू किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, बाजार नियंत्रण प्रणाली को शुरू किया था। ठीक है, और सिकंदर ए सानी की उपाधि भी धारण की थी। 8वां क्वेश्चन है, कशेरुकी प्राणियों में चिकनी अंतद्रव्यी जालिका यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत सी दवाओं से खालिस्तान का निर्विषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ठीक है, कौन सा है वो, यकृत है। ठीक है, यकृत। अगला क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत निम्नलिखित में से किस अभियान द्वारा शुरू की गई थी? तो प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत जो है किस अभियान के द्वारा शुरू की गई थी? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। भारत परिषद अधिनियम 1909 को क्या बोला जाता है, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम बोला जाता है। ठीक है, इस बात को भी आप याद रखें। तो प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत कब हुई थी, 1935 के भारत सरकार अधिनियम में। 10वां क्वेश्चन है, 31 अगस्त 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्यसभा के सदन का नेता कौन था? ठीक है, तो 2020 की बात हो रही है यहाँ पर कि राज्यसभा के सदन का नेता कौन था, थावर चंद गहलोत था। लेकिन वर्तमान में 20 का नहीं पूछेगा। ठीक है, वर्तमान में कौन सा पूछेगा आपके, तो वर्तमान में आपके पूछेगा 2023 का। तो 2023 में कौन है, पीयूष गोयल है। ठीक है, कौन है, पीयूष गोयल है। लेकिन ये तो आपके हो गया मतलब सत्ता पक्ष का। अगर आपसे पूछ ले कि विपक्ष का नेता कौन है, तो विपक्ष का नेता कौन है, मल्लिकार्जुन खड़गे। ठीक है, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। तो देखो 2020 की प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्यसभा के सदन का नेता कौन था, थावर चंद गहलोत था। लेकिन वर्तमान में कौन है, पीयूष गोयल है। और विपक्ष का कौन है, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। थावरचंद गहलोत की मैं बात करूं तो ये वर्तमान में कर्नाटक के राज्यपाल हैं। कर्नाटक के राज्यपाल हैं। और कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है, सिद्धारमैया है। ठीक है, इस बात को भी आप नोट कर लीजिए। तो कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत हैं, कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं वो सिद्धारमैया हैं। संविधान यानी 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा कौन सा आर्टिकल हटा दिया गया था? तो कौन सा आर्टिकल हटा दिया गया था, 31A को हटा दिया गया था। 31A में क्या था, संपत्ति का अधिकार था। संपत्ति का अधिकार था। तो 31A में से संपत्ति के अधिकार को हटाकर आर्टिकल 300A में रख दिया गया और किसका दर्जा दे दिया गया, कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया। तो ये काम किस में हुआ था, 44वें संविधान संशोधन 1978 में। आपसे आर्टिकल 25 पूछा जा सकता है, धर्म की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में है, आर्टिकल नंबर 25 में। आर्टिकल नंबर 27 की अगर मैं बात करूं तो विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान में स्वतंत्रता। ठीक है, विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान में स्वतंत्रता किस आर्टिकल में है, आर्टिकल नंबर 27 में। और आर्टिकल 25 में क्या है, धर्म की स्वतंत्रता है। और 44वें संविधान संशोधन के द्वारा किस आर्टिकल को हटाया था, 31A में जो है 31A में पहले क्या था, 31A में पहले था संपत्ति का अधिकार था, जिसको वहाँ से हटाकर आर्टिकल 300A में रखा गया और कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया। UN कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट यानी कि UNCTAD द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2020 के अनुसार 2019 में भारत
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का खालिस्तान का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता था। तो उसमें जो है भारत पूरे संसार में कौन से नंबर पर था? 9वां था। लेकिन वर्तमान में अगर बात करें वर्तमान में, तो वर्तमान में भारत कौन से नंबर पर है? 8वें नंबर पर है। ठीक है, 2020 में तो कितने नंबर पर था? 9वें नंबर पर था। वर्तमान में कितने नंबर पर है? 8वें नंबर पर है। महाजनपद युग के दौरान उज्जैन की राजधानी का क्या नाम था? अभी मैंने मॉर्निंग में ही बताया था, कौशल की राजधानी का नाम क्या था? श्रावस्ती था। ठीक है, श्रावस्ती। मगध की राजधानी का नाम क्या था? पाटलिपुत्र था। पाटलिपुत्र था। पांचाल की राजधानी का क्या नाम था? हई छत्र था। हई छत्र था। ठीक है, तो महाजनपद युग के दौरान उज्जैन की राजधानी का क्या नाम था? अवंती था। ठीक है, कौशल की श्रीवस्ती, उज्जैन की अवंती, पांचाल की अहिछत्र, मगध की क्या है? पाटली। ठीक है, और जैसे कि गांधार की अगर मैं बात करूँ, गांधार की राजधानी का नाम क्या था? तक्षशिला था। ठीक है, इस बात को भी आप याद रखें। टोटल महाजनपद कितने थे? 16 महाजनपद थे। इस बात को भी आप याद कर लीजिए। 14वां क्वेश्चन है, 7वीं शताब्दी के दौरान राजस्व के संदर्भ में सामंत शब्द का अर्थ क्या होता था? तो 7वीं शताब्दी के दौरान राज्य व्यवस्था के संदर्भ में सामंत शब्द का अर्थ होता था अधीनस्थ शासक। क्या होता था? अधीनस्थ शासक। 15वां क्वेश्चन है, गुप्त शासक समुद्रगुप्त को, कौन से शासक को? गुप्त शासक समुद्रगुप्त को अपने सिक्कों पर निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हुए दिखाया गया है? तो समुद्रगुप्त को मैंने पहले ही बता दिया था, कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हुए दर्शाया है? वीणा बजाते हुए दर्शाया है। समुद्रगुप्त को कहते थे भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन किसको बोला जाता था? समुद्रगुप्त को बोला जाता था। समुद्रगुप्त ने जो है प्रयाग प्रशस्ति लिखवाई थी। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति के किसने लिखवाई थी? समुद्रगुप्त ने, जिसको हम इलाहाबाद स्तंभ लेख के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, 16वां क्वेश्चन है, हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर ए सॉल्यूशंस वी हैव एंड ब्रेक थ्रूज वी नीड नामक की पुस्तक के लेखक कौन थे? तो कौन थे? बिल गेट्स। ठीक है, पुस्तक का नाम देखो कितना बड़ा है, हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर ए सॉल्यूशंस वी हैव एंड ब्रेक थ्रूज वी नीड। ठीक है, इस पुस्तक के लेखक कौन? आपके बिल गेट्स हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्राकृतिक रबर का एक प्रमुख उत्पादक है? तो प्राकृतिक रबर का एक प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? आपका केरल है। कौन सा है? केरल है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली में इसके घटकों में से एक रूप में लोहित नामक नदी है? तो ठीक है, लोहित नामक नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र है। गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? गोदावरी नदी का उद्गम होता है त्र्यंबकेश्वर से। कहाँ से होता है? त्र्यंबकेश्वर से। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक से होता है। ठीक है, अमरकंटक से। और गंगा का कहाँ से होता है? गंगोत्री से होता है। ठीक है, तो गोदावरी नदी का उद्गम त्र्यंबकेश्वर से होता है। नर्मदा नदी का जो उद्गम है अमरकंटक से होता है। लोहित नामक नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र है। और ब्रह्मपुत्र का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है? तिब्बत से होता है। ठीक है, इस बात को आप याद रखें। अगला क्वेश्चन है, तेरुकुथु नाम का लोक नाटक पारंपरिक रूप से किस राज्य से संबंध रखता है? थेरुकुथु। ठीक है, तेरुकुथु नाम का जो लोकनाट्य है किस राज्य से संबंध रखता है? तमिलनाडु से संबंध रखता है। जात्रा की मैं बात करूँ, जात्रा जो लोकनाटक है ये किस राज्य का है? उड़ीसा का है। ठीक है, रामलीला, रासलीला और नौटंकी ये सारे लोकनाटक कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश के हैं। ठीक है, ख्याल की अगर मैं बात करूँ, ख्याल जो लोकनाट्य है ये कहाँ का है? आपके राजस्थान का है। तमाशा लोकनाट्य की अगर बात करूँ तो तमाशा कहाँ का है? आपके महाराष्ट्र का है। ठीक है, इन सब को आप याद रखें। थेरुकुथु कहाँ का है? तमिलनाडु का है। जात्रा या फिर यात्रा जो लोकनाटक है ये उड़ीसा का है। रासलीला, रामलीला और नौटंकी ये उत्तर प्रदेश के हैं। ठीक है, ख्याल जो लोकनाट्य है ये राजस्थान का है। तमाशा जो लोकनाट्य है ये कहाँ का है? आपके महाराष्ट्र का है। 20वां क्वेश्चन है, भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार 2019-20 के दौरान चीन से भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि FDI लगभग खालिस्तान मिलियन का था। तो 2019-20 के दौरान चीन से भारत के प्रत्यक्ष निवेश यानी कि FDI जो है लगभग कितने मिलियन का था? 164 मिलियन डॉलर का। कितना था? 164 मिलियन डॉलर का। लेकिन बात करते हैं 2022-23 की।
तो फर्स्ट नंबर पर जो भारत का ये जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है ये किस देश के साथ है? सिंगापुर के साथ है। ठीक है, किस देश के साथ है? सिंगापुर के साथ है। कितना है? 17.20 बिलियन डॉलर। ठीक है, 17.20 बिलियन डॉलर। ठीक है, इस बात को आप याद रखें। तो देखो 2019-20 में चीन के साथ ये जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है वो कितना था? 164 मिलियन डॉलर था। लेकिन 2022-23 की बात करें तो भारत का जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है वो सबसे ज़्यादा किसके देश के साथ है? सिंगापुर के साथ है। कितना है? 17.20 बिलियन डॉलर का। ठीक है, इस बात को आप याद रखें। जब कोई पिंड दूसरे पिंड की सतह पर लुढ़कता है तो इसकी गति के प्रतिरोध को किस नाम से जानते हैं? तो बहुत आसान है ये तो। जब हम भी चलते हैं, हम अगर खुद को एक पिंड माने, पृथ्वी को दूसरा पिंड माने, इस पर अगर हम चलें तो गति का प्रतिरोध करेगा, उसको हम क्या बोलते हैं? लुढ़कन, रोलिंग, घर्षण। ठीक है, घर्षण के नाम से उसको जानते हैं। 22वां क्वेश्चन है, पचपदरा झील किस राज्य में स्थित है? बहुत आसान क्वेश्चन है, पचपदरा झील। ठीक है, उड़ीसा में कौन सी झील है आपकी? चिल्का झील स्थित है। तो पचपदरा झील कहाँ पर है? राजस्थान में है। राजस्थान की एक झील और पूछी जाती है, सांबर, ये भी राजस्थान में है। डीडवाना नाम की जो झील है ये भी आपके कहाँ पर है? राजस्थान में है। तो पचपदरा झील आपकी कहाँ पर है? राजस्थान में है, और ये एक खारे पानी की झील है। जब क्षारीय प्रकृति के एक रसायन को हल्दी के लेप यानी कि पेस्ट में मिलाया जाता है तो इसका रंग कैसा हो जाता है? तो क्षार क्या करते हैं आपकी? लाल लिटमस पत्र को कैसा करते हैं? नीला कर देते हैं। ठीक है, इस बात को आप याद रखें। तो देखो, क्षारीय प्रकृति के रसायन को हल्दी के लेप में मिलाया जाता है तो इसका रंग कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। इस बात को आप याद रखें। 24वां है, रजिया निम्नलिखित में से किस वर्ष में दिल्ली की सुल्तान बनी थी? तो रजिया सुल्तान का सबको पता है, इल्तुतमिश की बेटी थी, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली महिला शासक थी। और ये दिल्ली की सुल्तान कब बनी थी? 1236 में। इसने राज किया था कब से? 1236 से 1240 ईस्वी तक। ठीक है, इस बात को भी आप याद रखें, एग्जाम में पूछी जा सकती है। 25वां है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विपक्षीय समित त्रोकोर्की यानी कि ट्रिपोलोब्लास्टिक समुद्री जीवों का उदाहरण है जिनमें जीवन के किसी न किसी चरण में पृष्ठ रज्जु यानी कि नोटोकार्ड पाई जाती है? तो किस में पाई जाती है? हर्डेमेनिया में। 26वां है, केंद्रीय बजट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विषय एस्पिरेशनल इंडिया यानी कि आकांक्षापूर्ण भारत का घटक नहीं था? तो एस्पिरेशन इंडिया यानी कि आकांक्षापूर्ण भारत का घटक कौन सा नहीं था? शहरी कायाकल्प। जबकि सिंचाई, ग्रामीण कृषि और ग्रामीण विकास ये था, कल्याण, जल और स्वच्छता ये भी था, शिक्षा और कौशल ये भी था, लेकिन शहरी कायाकल्प है ये जो इसका घटक नहीं था। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची में कौन सा विषय सूचीबद्ध नहीं है? ठीक है, संघ सूची की बात हो रही है यहाँ पर। तो संघ सूची में कौन सा नहीं है? सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता। ठीक है, ये जो है आपके संघ सूची का विषय नहीं है। 7वीं अनुसूची में कौन कौन सी चीज़ें हैं आपके? संघ सूची है, राज्य सूची है और आपकी समवर्ती सूची है। ये सारी की सारी किसमें है? 7वीं अनुसूची में है। समवर्ती सूची को कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। रेलवे की बात करें तो संघ सूची का ये विषय है। ठीक है, दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश के समकालीन फक-ए-मुदाबिर किस रूप में प्रसिद्ध थे? ठीक है, तो किस रूप में प्रसिद्ध थे? इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध थे। 29वां क्वेश्चन है, अब्दुल हमीद लाहौरी की कृति बादशाह नामा उनके संरक्षक खालिस्तान का आधिकारिक इतिहास है। तो बादशाह नामा किसका इतिहास है? शाहजहाँ का। ठीक है, शाहजहाँ का इतिहास कौन सा है? बादशाह नामा है। और इसके लेखक कौन थे? अब्दुल हमीद लाहौरी। ठीक है, अब्दुल हमीद लाहौरी की ने किसने कौन सी पुस्तक लिखी थी? बादशाह नामा लिखी थी। और ये किसके इतिहास को दर्शाती है? शाहजहाँ के इतिहास को दर्शाती है। निम्नलिखित में से कौन अक्टूबर 2020 में HDFC बैंक के प्रबंधक और निदेशक का पद त्याग देंगे? ठीक है, 2020 में जो है कौन HDFC बैंक के प्रबंधक निदेशक का पद त्याग देंगे? आदित्य पुरी त्याग देंगे। वर्तमान की अगर बात करें, वर्तमान में 2023 में HDFC बैंक के प्रबंधक और निदेशक कौन है? तो शशिधर जगदीशन। कौन है? शशिधर जगदीशन जो है आपके 2023 में HDFC बैंक के प्रबंध निदेशक हैं। 31वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान के भाग 4A में उल्लेखित निर्देशों के अनुसार
निम्नलिखित में से कौन सा निर्देश भारत के नागरिकों का मूल कर्तव्य नहीं है? तो भारत के नागरिकों का मूल कर्तव्य कौन सा नहीं है? नियत तिथि तक करों का भुगतान करना, ये कहीं से भी जो है भारत का मूल कर्तव्य नहीं है। केंद्रीय बजट 2020-21 में खराब होने वाली वस्तुओं के निर्बाध राष्ट्रीय शीत आपूर्ति श्रृंखला के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी 2 योजनाओं की घोषणा की गई थी? तो कौन सी 2 योजनाओं की घोषणा की गई थी? किसान रेल और कृषि उड़ान योजनाओं की। किसान रेल और कृषि उड़ान योजनाओं की जो है घोषणा की गई थी। 33वां क्वेश्चन है, बंकिंगम नहर निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों में फैली हुई है? बंकिंगम नहर जो है कौन 2 राज्यों में फैली हुई है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसको मान सकते हो। बंकिंगम नहर किन 2 राज्यों में फैली हुई है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। तमिलनाडु के कुछ फेस्टिवल्स जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो जैसे कि तमिलनाडु का जो फेस्टिवल है आपका पोंगल, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि पोंगल किस राज्य का फेस्टिवल है? तमिलनाडु का फेस्टिवल है। एक आपसे थाईपुसम पूछा जाता है, थाईपुसम, थाईपुसम भी आपके किस राज्य का फेस्टिवल है? तमिलनाडु का फेस्टिवल है। मिनिएंडर नाम का भूभाग खालिस्तान के द्वारा बना होता है। तो बहुत बार इस प्रश्न को मैं करवा चुका हूँ पहले भी। मिनिएंडर नाम का भूभाग किससे जुड़ा होता है? नदी से जुड़ा होता है। 35वां है, प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक दवाएं विषाणु वायरस पर प्रभावी नहीं होती हैं क्योंकि इनमें खालिस्तान का अभाव होता है। तो विषाणु वायरस में जो है एंटीबायोटिक प्रभावी नहीं होती है क्योंकि विषाणु वायरस में क्या नहीं होती है? कोशिका भित्ति नहीं होती है। 36वां क्वेश्चन है, अशोक स्तंभों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सत्य नहीं है? तो ये आमतौर पर बलुआ पत्थर के बने थे, बिल्कुल बने हुए थे। इस किए गए स्तंभ, ये भी सही है। इन्हें अखंड स्तंभ भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। लेकिन अशोक को अपने पिता बिंदुसार से ऐसे स्तंभों के निर्माण की प्रेरणा मिली थी, ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, अशोक के स्तंभों के लिए ये बात जो है बिल्कुल गलत है। मूसी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदियों में से एक है? तो मूसी नदी किसकी सहायक नदी है? कृष्णा नदी की सहायक नदी है। मूसी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? हैदराबाद शहर बसा हुआ है। इस बात को आप नोट कर लीजिए। 38वां क्वेश्चन है, फिल्म हेल्लारो जिसे 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है, किस भाषा में बनी एक फिल्म है? ठीक है, तो ये जो 66वें फिल्म पुरस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है, वो कौन सी है? हेल्लारो गुजराती फिल्म है। कमेंट में आपको ये बताना है, क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूँ 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, तो आपको ये बताना है कि 2023 में या फिर 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के रूप में किसको चुना गया है? कमेंट में आपको क्या बताना है? 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड किसको मिला है? अगला है, वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सा स्थान था? 34वां स्थान था। ठीक है, 2020 में। अगला है, आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार पिछले 5 वर्षों के दौरान भारत में पशुधन क्षेत्र में खालिस्तान की चक्रवर्ती, ठीक है, ये नहीं आएगा, 2020 का है। ठीक है, 2022 का, 2022 या 23 का जब आंकड़ा आएगा तब आपको इसका आंसर बता दिया जाएगा। फिलहाल की जो है ये एग्जाम में नहीं आएगा। प्राचीन भारतीय संस्कृति के संदर्भ में पंचायतन का अर्थ क्या है? पंचायतन का अर्थ क्या होता है? पंचायतन क्या है? एक मंदिर वास्तुकला की एक शैली है। देखो, वास्तुकला की मंदिरों की शैली है, जैसे कि आपके पंचायतन हो गई, नागर शैली हो गई, बेसर शैली हो गई, द्रविड़ शैली हो गई, ये सारी की सारी क्या है? आपके मंदिर निर्माण की शैली है। तो पंचायतन का अर्थ क्या होता है? मंदिर वास्तुकला की एक शैली है। 42वां है, वैज्ञानिक परकीजे द्वारा निम्नलिखित में से किस शब्दावली का सृजन किया गया था? तो परकीजे के द्वारा किस शब्दावली का सृजन किया गया था? जीवद्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म का सृजन किया गया था। 43वां है, अभिनव बिंद्रा ने निम्नलिखित में से किस ओलंपिक में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता था? तो अभिनव बिंद्रा मैं पहले करवा चुका हूँ, बीजिंग ओलंपिक 2008 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। जो आपके नीरज चोपड़ा ने जो है टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है, टोक्यो ओलंपिक 2020-21 में। ठीक है, निम्नलिखित हड़प्पा सभ्यता स्थलों में से कौन सा स्थल सीढ़ीदार दीर्घाओं के साथ एक बड़े खुले मैदान जिसे स्टेडियम के रूप में पहचाना गया की उपस्थिति का प्रमाण दर्शाता है? कौन सा दर्शाता है? धोलावीरा। कहाँ पर है? गुजरात में है।
कालीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान में है। मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? पाकिस्तान में। ठीक है, इन सबको आप नोट कर लीजिए। वर्ष 2004 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का स्थायी मेजबान रहा था? तो कौन सा रहा था? गोवा रहा था। ठीक है, 2004 में। समक्का या सारक्का जथारा नाम का आदिवासी त्यौहार पारंपरिक रूप से किस राज्य के साथ जुड़ा हुआ है? समक्का सारक्का जथारा, ठीक है, ये जो त्यौहार है किस राज्य के साथ जुड़ा हुआ है? तेलंगाना राज्य के साथ में जुड़ा हुआ है। ठीक है, बथुकम्बा आपने नाम सुना होगा, उसका संबंध भी किससे है? तेलंगाना से। क्रिकेटर रोस्ट चेज निम्नलिखित में से किस देश के लिए खेलते हैं? क्रिकेटर रोस्टन चेस निम्नलिखित में से किस देश के लिए खेलते हैं? वेस्ट इंडीज के लिए खेलते हैं। 48वां क्रिकेटर स्टुअर्ट ब्रॉड खालिस्तान की क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं। क्रिकेटर स्टुअर्ट ब्रॉड किस टीम के खिलाड़ी हैं? इंग्लैंड की टीम के खिलाड़ी हैं। देखो ये ऐसे क्वेश्चन है, अगर आपको आते हैं तो ही आप इनको करना, वरना छोड़ देना। ठीक है, फालतू में नेगेटिव मार्किंग में आप जाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आते हैं तो करना, वरना इनको आप छोड़ देना। 49वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने कभी भी ओलंपिक पदक नहीं जीता है? सानिया मिर्जा ने अभी तक जो है कभी भी ओलंपिक पदक नहीं जीता है। 50वां क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, मगध के निम्नलिखित में से किसके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने वेज्जी को हराने के लिए बुद्ध की सलाह लेने के लिए वसक्कार नामक के अपने एक मंत्री को भेजा था? ठीक है, वज्जी को हराने के लिए, ठीक है, बुद्ध की सलाह लेने के लिए ठीक है, वस्यकार नाम के अपने मंत्री को भेजा था, अजात शत्रु ने भेजा था। ठीक है, बिंबिसार, शिशुनाग, बिंदुसार। ठीक है, ये इसका आंसर नहीं होगा। राइट आंसर क्या होगा इसका? अजात शत्रु होगा। तो ये थे आज के 50 क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में हमने आपके साथ में चर्चा की। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।